हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल लीगल वाइब्स में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, कि भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय में किस प्रकार से होती है। सबसे पहले हम बता दें कि सर्वोच्च न्यायालय की जो अवधारणा है, जो सर्वोच्च न्यायालय का कॉन्सेप्ट है, वो यूएस से लिया गया है। जजों की नियुक्ति की अगर बात करें तो यूएस में जजों की नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। मतलब कि यूएस में जजों की नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है, जिसका नाम सेनेट के द्वारा सजेस्ट किया जाता है प्रेसिडेंट को। और वहां पर उनका जो कार्यकाल होता है वो लाइफ टाइम तक रह सकता है, जबकि भारत में ऐसा देखने को नहीं है। भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति का कार्यकाल जो है वो सिर्फ 65 वर्ष तक ही रहता है, यानी कोई भी न्यायाधीश केवल 65 वर्ष की आयु तक ही अपने पद पर बना रह सकता है। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस इन यूके की बात करें तो जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द क्वीन। यूके में सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति वहां की रानी के द्वारा की जाती है, और उसको यह नाम जो सजेस्ट किए जाते हैं वो एक कमीशन के द्वारा, जिसे जॉइंट अपॉइंटमेंट कमीशन कहा जाता है, उसके द्वारा सजेस्ट किए जाते हैं, जिसके बाद रानी के द्वारा जजों की नियुक्ति वहां पर की जाती है। भारत की बात करें तो भारत में जज की नियुक्ति के लिए कुछ योग्यताएं भी निर्धारित हैं। जैसे सबसे पहले वह भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद इन तीनों में से जो बात की कंडीशन है वो किसी एक को फॉलो करता हो। सबसे पहले वह हाई कोर्ट में न्यायाधीश के पद पर 5 वर्ष तक कार्य कर रहा हो। दूसरी चीज, किसी उच्च न्यायालय में 10 वर्ष तक अधिवक्ता के तौर पर कार्य कर चुका हो। तीसरी बात, राष्ट्रपति की राय में वह एक विधिवेत्ता रहा हो, कानून का अच्छा जानकार रहा हो। यदि इन तीनों में से किसी भी कंडीशन को वो फॉलो करता है, फुलफिल करता है, तो उस व्यक्ति की नियुक्ति न्यायाधीश के पद पर की जा सकती है। वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या की अगर बात करें तो भारत में सर्वोच्च न्यायालय में वर्तमान समय में 34 जज कार्यरत हैं। मूल संविधान में जजों की संख्या जो थी वो केवल 8 थी हमारे यहाँ पर, जिनमें एक मुख्य न्यायाधीश व 7 अन्य न्यायाधीश थे। वर्तमान में यह 34 है, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश व 33 अन्य न्यायाधीश हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 क्लॉज 2 में बताया गया है कि किस तरीके से न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। आर्टिकल 124 क्लॉज 2 में कहा गया है, एवरी जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर कंसल्टेशन। ये जो कंसल्टेशन वर्ड यूज किया गया है, ये कंसल्टेशन कोलेजियम सिस्टम के द्वारा किया जाएगा। मतलब ये परामर्श जो होगा कोलेजियम सिस्टम के द्वारा होगा। उसके बाद ये नाम रेफर किया जाएगा, प्रेजेंट किया जाएगा प्रेसिडेंट के सामने, जिस पर प्रेसिडेंट न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा। भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में 1950 से 1973 तक एक ट्रेडिशन चला आ रहा था, जो एस्टैब्लिश था बहुत अच्छे से, कि वरिष्ठ जज को ही, सीनियर मोस्ट जज को ही सीजेआई के पद पर नियुक्त किया जाता था। लेकिन इस मामले में महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब 1973 में संवैधानिक विवाद खड़ा हुआ। केशवानंद भारती केस के बाद 1973 में इस प्रथा को तोड़ा गया, जब जस्टिस एन रे को अपॉइंट किया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जबकि 3 सीनियर मोस्ट जजेस वहां पर पहले से थे। यानी कि 3 सीनियर मोस्ट जजेस की वरिष्ठता को उपेक्षित करते हुए जस्टिस एन रे को मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ। इसके बाद वर्ष 1977 में एमयू बेग साहब को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पद पर नियुक्त किया गया। इस बार 3 नहीं 10 सीनियर मोस्ट जजेस को उपेक्षित किया गया, यानी कि 10 सीनियर मोस्ट जजेस होने के बावजूद एमयू बेग साहब को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया। सरकार ने इसके पीछे दलील दी कि 1956 में जो विधि आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी थी कि जजों की नियुक्ति वरिष्ठता के आधार पर नहीं, वरन उनकी उपयुक्तता और उनके अनुभव के आधार पर की जानी चाहिए। साथ ही सरकार ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 124 में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है। राष्ट्रपति किसी भी न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधिपति के पद पर नियुक्त कर सकता है, चाहे वह वरिष्ठ हो या कनिष्ठ। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल हुए, जिनमें सबसे प्रमुख केस जो है 1982 का, जो है एसपी गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982।
जिसमें इस कंसल्टेशन वर्ड पर इंटरप्रिटेशन की गई कि इस कंसल्टेशन, इस परामर्श शब्द का असल में अर्थ क्या है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कंसल्टेशन डज नॉट मीन कंकरेंस, यानी कि कंसल्टेशन का मतलब सहमति नहीं है। और सीजेआई की जो ओपिनियन होगी, मुख्य न्यायाधीश की जो ओपिनियन है, राय है, वह प्रेसिडेंट पर बाध्य नहीं है किसी भी तरीके से, यानी कि राष्ट्रपति पूरी तरीके से स्वतंत्र है, वह किसी भी न्यायाधीश को मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त कर सकता है। इसके बाद एक नया केस फाइल हुआ जो सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1993 में था। इस केस में दोबारा से कंसल्टेशन वर्ड को लेकर इंटरप्रेट किया गया। इस बार सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पुरानी रूलिंग को पलटा और कहा कंसल्टेशन का मतलब कंकरेंस है, यानी कि कंसल्टेशन वर्ड को समझा जाएगा कि वह सहमति ही है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि सीजेआई की जो ओपिनियन होगी वो राष्ट्रपति पर पूरी तरीके से बाध्य होगी, यानी कि राष्ट्रपति को उस व्यक्ति को जिसको सजेस्ट किया गया है उसको मुख्य न्यायाधीश के पद पर अवश्य ही नियुक्त करना होगा, बशर्ते ऐसा जो नाम सजेस्ट किया जाएगा, कंसल्ट किया जाएगा, वो एक कोलेजियम के द्वारा किया जाएगा, जिसमें मुख्य न्यायाधीश और साथ ही साथ 2 अन्य न्यायाधीश भी जो वरिष्ठतम होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उनको सम्मिलित करके ही किया जाना चाहिए। इसके बाद एक केस और हुआ। असल में यह केस नहीं था, यह स्पेशल रेफरेंस था 1998 का, जो कि आर्टिकल 143 के तहत प्रेसिडेंट ने सलाह मांगी सुप्रीम कोर्ट से और कहा कि ये कॉलेजियम सिस्टम किस तरीके से वर्क करेगा या जजों की नियुक्ति किस तरीके से होगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि जजों की नियुक्ति के लिए सीजेआई के साथ 4 सीनियर मोस्ट जजेस इस कॉलेजियम में अपॉइंट रहेंगे। मतलब कि कंसल्टेशन का जो कार्य होगा, जजों की नियुक्ति के लिए जो नाम सजेस्ट किया जाएगा, उसमें मुख्य न्यायमूर्ति के साथ साथ 4 अन्य न्यायाधीश, वरिष्ठतम न्यायाधीश भी उपस्थित रहेंगे और उसी के बाद यह नाम प्रेसिडेंट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। यहां तक आने के बाद सुप्रीम कोर्ट पूरी तरीके से स्वतंत्र हो गई थी और सुप्रीम कोर्ट के आंतरिक मामलों में किसी भी तरह का दखल नहीं रहा था। लेकिन वर्ष 2014 में 99 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया, जिसके तहत कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस करने की बात की गई एनजेएसी से, यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के द्वारा। दरअसल यह अपॉइंटमेंट कमीशन इसलिए लाया गया कि जजों की नियुक्ति में पारदर्शिता लाई जा सके, नेपोटिज्म और फेवरिज्म का जो आरोप लगता आ रहा था कॉलेजियम सिस्टम पे, उसको समाप्त किया जा सके। अब बात करते हैं कि एनजेएसी किस तरीके से वर्क करेगा। तो एनजेएसी बीच का हल निकाला गया। एनजेएसी में 50% जुडिशियल मेंबर्स और 50% नॉन जुडिशियल मेंबर्स को रखा गया, जिसमें जुडिशियल मेंबर्स में एक सीजेआई व 2 अन्य न्यायाधीश रखे गए, जबकि नॉन जुडिशियल मेंबर्स में यूनियन लॉ मिनिस्टर, साथ ही साथ 2 एमिनेंट पर्सनालिटीज को भी रखा गया। अब ये 2 एमिनेंट पर्सनालिटीज जो हैं, इनकी नियुक्ति भी किसी अलग तरीके से की जानी थी, जिसमें इसकी नियुक्ति के लिए जो समिति निर्धारित की गई थी, उस समिति में पीएम, सीजेआई व अपोजिशन लीडर जो लोकसभा में होंगे, इन तीनों के द्वारा इन 2 व्यक्तियों का चुनाव किया जाना था। यहां तक चीजें लगने लगी कि हाँ, अब ठीक है, अब संतुलन स्थापित हो सकता है। लेकिन इस संशोधन के बाद सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2015 का केस आया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कॉलेजियम सिस्टम को कंटिन्यू रखा गया और 99वां संविधान संशोधन एनजेएसी को पूरी तरीके से अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया जो एनजेएसी लॉ है वो पॉलिटिशियंस को भी बराबर शक्ति प्रदान करता है जुडिशियल अपॉइंटमेंट में, जो कि पूरी तरीके से सेपरेशन ऑफ पावर्स के विरुद्ध है। साथ ही साथ यह बेसिक स्ट्रक्चर के भी खिलाफ है जो केशवानंद भारती केस में इस्टेब्लिश कर दिया गया था। इसी कारणवश 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और एनजेएसी को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। इसी के बाद से न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत में कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा पुनः की जाने लगी। हमें आशा है कि आपको यह लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। अन्य और विषयों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करें।